नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। लगभग 3 साल से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अनस्टेबल चल रही है। मतलब उसमें कुछ न कुछ दाएं बाएं चल ही रहा है। और बीच में एक समय ऐसा आया कि दो बड़ी पार्टियां महाराष्ट्र की टूट गई और टूटने के बाद वो एनडीए के साथ, भाजपा के साथ जाती हैं और फिर सरकार बना लेती है। वो सरकार बनने के बाद लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव जो होता है उसका परिणाम थोड़ा उलट आता है। जो वहां पे महाविकास अघाड़ी होती है उसकी सीटें ज्यादा आ जाती है। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव में बहुत सारे प्रदेशों में ऐसा हुआ। उत्तर प्रदेश में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। फिर एक माहौल बनाया जाता है कि अब महाराष्ट्र की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी की परमानेंट विदाई हो जाएगी। लेकिन 6 महीने नहीं बीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार ऐसा पलटवार करते हैं जिसकी कल्पना खुद ही बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी नहीं कर रहे थे। और बंपर मेजोरिटी के साथ विधानसभा चुनाव जीतते हैं और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक विवाद एक नाथ शिंदे के साथ चलता है। चूंकि एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और वो नहीं चाहते थे, कोई भी भाई मुख्यमंत्री होगा तो पद से नहीं हटना चाहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मजबूरी थी। इतनी बंपर जीत के बाद, इतनी अधिक सीटें जीतने के बाद अगर वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो नीचे चला जाता। और संघ ने इस जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी, तो स्वाभाविक भी था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते। लेकिन एक तरफ और खेल चल रहा था जो महा विकास अघाड़ी था या जो इंडिया अलायंस था उसके खिन्न भिन्न होने का। हालांकि वो खिन्न भिन्न केवल महाराष्ट्र में नहीं हो रहा था, पूरे देश में हो रहा था। और उस सब चीजों को आप लोग देख भी रहे हैं। शरद पवार की बयानबाजी कुछ और होती है चुनाव हारने के बाद, कांग्रेस की कुछ और होती है और उद्धव ठाकरे की कुछ और होती है। लेकिन उद्धव ठाकरे के दो खास नेता जो दोनों ही राज्यसभा के सांसद हैं, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत, इनको लेकर के शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अंदर असंतोष की भावना पनपने लगती है। क्योंकि ये दोनों लोग नकारा और निकम्मे हैं। और खासकर संजय राउत ने जिस तरीके से बयानबाजी की, उस बयानबाजी की वजह से जो हिंदुत्ववादी छवि थी वो तो खराब हुई उद्धव ठाकरे की। लेकिन जो क्रियाकलाप और थे, अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पालघर में साधुओं की जो हत्या हुई थी उसमें भी जो फीडबैक देने वाला था, जो ज्ञान देने वाला था, वो संजय राउत ही था। लेकिन मुझे लगता है कि एक नाथ शिंदे के पुत्र होने के नाते उद्धव ठाकरे को थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था। खैर, उद्धव ठाकरे के पास इतना ही दिमाग है कि वो मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं और उनके नेता धीरे से निकल जा रहे हैं दूसरी तरफ। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर कुछ पार्षद उद्धव ठाकरे के घर पे संजय राउत के साथ अभद्रता करते हैं, कुटाई करते हैं, पिटाई करते हैं। हालांकि उसका खंडन नहीं किया कभी किसी ने उद्धव ठाकरे गुट से। लेकिन बहुत सारे लोग मीडिया में बोलने लगे कि नहीं नहीं नहीं, अब जरूरी थोड़ी नहीं कि किसी चीज का वीडियो ना आए तो वो घटना सच नहीं है। खैर, वो सब कुछ होने के बावजूद थोड़ी सी नरमी बरतने लगा संजय राउत। लेकिन संजय राउत के साथ एक समस्या है। संजय राउत किसी भी तरीके से राज्यसभा जाना चाहता है। माल पैसा तो बहुत बनाया हुआ है, ईडी की जांच में जेल भी गया था वो। अब जाएगा कैसे? उद्धव ठाकरे के तो करीबी हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, आदित्य ठाकरे का पॉलिटिकल गुरु है। लेकिन जाएगा कैसे? विधायक ही नहीं है। जब विधायक नहीं है तो जाने की कोई संभावना ही नहीं है। लोकसभा चुनाव बहुत दूर है और हाल में ही राज्यसभा की सीट वैकेंट हो जाएगी उसकी, या उसकी राज्यसभा की सदस्यता चली जाएगी। तब संजय राउत के पास क्या चारा बचता? संजय राउत के पास चारा बचता है कि वो भाजपा की तरफ आए और भाजपा अजीत पवार और एक नाथ शिंदे में कुछ सेटिंग करे, या कांग्रेस की तरफ जाए। कांग्रेस हो सकता है कि देश के किसी दूसरे राज्य से बना करके भेज दे उसको। भाई, कांग्रेसी तो कुछ भी कर सकते हैं ना, अद्भुत है। खैरो, अब भाजपा की तरफ आने के लिए, एक नाथ शिंदे की तरफ आने के लिए, अजीत पवार की तरफ आने के लिए कोई स्कोप तो छोड़ा नहीं बंदे ने, अगले ने, पट्टे ने। जब छोड़ा नहीं तो एक चारा बचा कि कांग्रेस की तरफ जाए। और संजय राउत बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के पास कि किसी भी तरीके से उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया जाए।
रीजन मैं बताता हूं। संजय राउत को लगता है कि मैं नाना पटोले का एक बड़ा विकल्प बन सकता हूं महाराष्ट्र में। देखिए राजनीति में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं और वो गलतफहमियां चुनाव के बाद जनता दूर कर देती है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता हो, अगर वो गलतफहमी में रहता है तो जनता उसी गलतफहमी दूर कर देती है। संजय राउत को लगता है कि मैं बड़ा पॉपुलर हूं, मैं बड़ा मीडिया में आता हूं और मैं प्रियंका राहुल गांधी की तारीफ करता हूं, दिल्ली विल्ली में जाता रहता हूं, सेटिंग भिड़ा लेता हूं और किसी भी तरीके से कांग्रेस में घुस जाता हूं और कांग्रेस में पद ले लेता हूं। क्योंकि नाना पटोले जो है वो भी प्योर कांग्रेसी नहीं है, वो भाजपा से गया हुआ है, कांग्रेसी है। अगर उसको इतना बड़ा पद मिल सकता है, अध्यक्ष का पद मिल सकता है, तो मुझे तो कम से कम जी देंगे राहुल गांधी। लेकिन पता चला कि जिससे लॉबिंग कर रहा है वो लॉबिंग सही हो नहीं पा रही है, उसमें घुसने की, कांग्रेस में घुसने के कोई इसके चांसेस बन नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ नाना पटोले नाराज हैं और नाना पटोले और राहुल गांधी की आपस में चल रही है, क्योंकि राहुल गांधी का मानना है कि नाना पटोले ने अंधेरे में रखा महाराष्ट्र को लेकर के, इसीलिए हम लोग महाराष्ट्र में चुनाव हार गए। एक और चीज चल रही है, अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच में चल रही है। अजीत पवार का कहना है कि सुप्रिया सुले आए, सांसद बने, सब कुछ ठीक है, लेकिन शरद पवार जो गुट है वो पूरी तरीके से अजीत पवार के साथ आ जाए और उनके नेतृत्व को स्वीकार कर ले। सुप्रिया सुले उनके नेतृत्व को स्वीकार करना नहीं चाहती। उनको लगता है कि एक ही सीट जीते, दो ही सीट जीते, कम से कम किसी दूसरे का बंदिश नहीं होना चाहिए। हालांकि शरद पवार का यह मानना है कि बीजेपी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखो, इसलिए तुम जीतती रहोगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और इससे बड़ा नेता तुम बन भी नहीं सकती। जब मैं नहीं बन पाया बहुत बड़ा नेता चाणक्य वाणक्य होने के बावजूद भी, तो तुम कहां से बनोगी। ये एक पोर्शन चल रहा है। संजय राउत उद्धव ठाकरे का चल रहा है, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस का चल रहा है आपस में, राहुल गांधी नाना पटोले, अजीत पवार सुप्रिया सुले, ये चार एंगल पे वहां पे लड़ाई चल रही है आपस की। तभी खबर आती है और महाराष्ट्र की राजनीति में खबर बड़ी पॉपुलरिटी से फेमस है कि संजय राउत कांग्रेस में जा सकते हैं। इसको कहा किसने? राणे साहब ने कह दिया। कांग्रेस में जाने के लिए बातचीत कर रहे फडणवीस के मंत्री ने संजय राउत को लेकर क्यों किया यह दावा? महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चित संजय राउत को लेकर के बीजेपी नेता और मंत्री नीतीश राणे ने दावा किया कि राउत कांग्रेस में जाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, ये राणा ने इसे नहीं बोला, ये राणे ने सच बोला है। दिल्ली से भी मैं इस बात को कंफर्म किया तो वहां से भी ये बात निकल करके आई, नहीं ये बातचीत कर रहा है। अब संजय राउत क्या कह रहा है फिर उसके बाद? संजय राउत ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस वर्षा बंगले में रहने क्यों नहीं जा रहे हैं। कह रहा है कि वहां वर्षा बंगले में एक भैंसा काट करके उसके सिंग और नींबू को वहां पे गाड़ दिया है एकनाथ शिंदे ने, वो तंत्र विद्या कर दिया है, इससे देवेंद्र फडणवीस डर रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस डरेंगे क्यों? ब्राह्मण आदमी है, उनको ज्योतिषाचार्य की कौन सी बहुत कमी है या इस तरीके के लोगों की कौन सी कमी है? जहां भैंसा का सिंग गड़ा हुआ है उसको निकलवा करके बाहर कर दें, पूजा पाठ करवा करके उसमें चले जाए। हाँ, उनकी कोई और प्लानिंग होगी या वर्षा में हो सकता है कि कुछ रिनोवेशन चल रहा हो या कोई और बात हो, लेकिन ये बात का बतंगड़ बनाने में तो मास्टर आदमी है ना। खैर, राउत ने कहा कि सही है या गलत, हम अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते, बल्कि अंधविश्वास उन्मूलन अधिनियम को मानने वाले लोग हैं। अच्छा, यानी साफ साफ ये कह रहा। अब देखिए इस बात को आप पकड़िएगा, संजय राउत कह रहा है कि हम लोग हिंदुत्व को नहीं मानते हैं, सीधे कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि अंधविश्वास उन्मूलन वाले लोग हैं। तो अंधविश्वास उन्मूलन वाले कौन लोग हैं महाराष्ट्र में? वही लोग जो बाबा बागेश्वर के पीछे कुछ दिन पड़ गए थे कि यहां कानून है, तुम यहां ये नहीं कर सकते, तुम यहां चमत्कार नहीं कर सकते, तुम ये नहीं बता सकते, तुम वो नहीं बता सकते। तो ये डायरेक्ट नहीं कह पा रहा है कि मैं हिंदू विरोधी हूं, राहुल गांधी तुम मुझको ले लो। ये इनडायरेक्ट कह रहा है देवेंद्र फडणवीस को लेकर के कि तुम ऐसे हो तो हम ऐसे वाले हैं। खैर, अच्छा, आगे और भी रोचक चीजें चल रही हैं। फडणवीस और शिंदे के बीच बढ़ा गतिजोर, संजय राउत बोले अभी भी कुर्सी जाने का गम मना रहे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र कर रहे हैं पलटवार। अब ये कह रहा है कि एकनाथ शिंदे की जो कुर्सी गई है उसका वो गम मना रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने ये मौका दिया है कि संजय राउत जैसे 2% के नेता भौंक सके। मतलब संजय राउत की कोई औकात नहीं है यार, कोई हैसियत नहीं है। मैं बहुत सारे नेता, नाना पटोले की हैसियत बहुत है चुनाव हारने के बाद भी, और भी बहुत सारे नेता होंगे छोटे मोटे जिनकी हैसियत बहुत होगी। संजय राउत की कोई हैसियत नहीं है। पता नहीं कौन सा मोहिनी मंत्र माना है कि बाप बेटे दोनों लहालोट रहते हैं इसके बारे में, इसके घर में पिट जाता, उसके बाद भी इसी की बात सुनते हैं। जो भी हो, सामना का संपादक है, सामना में ये सब उल्टा सीधा चीजें छाप रहा है, लिख रहा है। अच्छा, गम मना रहे हैं एकनाथ शिंदे पे, देवेंद्र फडणवीस के लिए थोड़ा सा लेके सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि उसको पता है कि मुख्यमंत्री है, मुझको टंगवा करके बहुत मरवाएगा देवेंद्र फडणवीस, ठीक है।
तो उससे थोड़ा डर रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ये भूत भभूत वाली बात कर रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा करके एकनाथ शिंदे को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, जब ये बयान आया, जब ये चीजें आई, उसके 2-3 दिन पहले संजय राउत ने क्या कहा था, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी मैं बताता हूं। बीजेपी और शिवसेना के संभावित गठबंधन को लेकर के जब संजय राउत से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी में कई ऐसे लोग हैं जो चंद्रकांत पाटिल की तरह सोचते हैं। चंद्रकांत पाटिल नेता है, वो चाहते हैं कि ये गठबंधन हो जाए, सब हिंदूवादी इकट्ठा रहे। हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम वेट एंड वॉच की नीति पर हैं। हालांकि हमें पहले से पता है कि आगे क्या होने वाला है। मुझे संदेह है कि एकनाथ शिंदे कितने समय तक भाजपा के साथ रह पाएंगे, वह केवल सत्ता और पैसे के बल पर टिके हुए हैं। मतलब संजय राउत का कहना है साफ साफ कि अगर एकनाथ शिंदे एनडीए छोड़ करके हट जाएगा, तो उद्धव ठाकरे और हम जाकर के देवेंद्र फडणवीस के पैरों पे गिर करके माफी मांग लेंगे, कहेंगे कि हमको अपना लो भाई बात। और ये होने वाला नहीं है, आपको मैं पहले बता दूं। एकनाथ शिंदे चाहे जितना भी नाराज हो जाए, ये होने वाला नहीं है। होगा क्या, अगर संभावना भी बनती है तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, कि दोनों ही शिवसेना को एक होना पड़ेगा अपने मतभेद को भुला करके। ये दोनों एक हो जाएं तो भले ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इनको एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज ये सोचो कि उद्धव ठाकरे को एक्सेप्ट कर लिया जाए और एकनाथ शिंदे को भगा दिया जाए, यह असंभव है। ये क्यों संजय राउत ने कहा, मैंने आपसे पहले ही बताया कि संजय राउत इधर भी डोरे डाल रहा है कि यहां पे कुछ हो जाए। हालांकि यहां होगा कैसे, बातचीत करने के लिए चैनलाइज तो कर ही रहा है। वो चंद्रकांत पाटिल का एक बयान आ गया तो उसको लेकर के खेल रहा है और इस तरीके की बातें कर रहा है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव पे टिकी हुई है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव से उद्धव ठाकरे बाहर हो गए, तो आप मान करके चलिए कि बाला साहब के जो पुत्र वाली राजनीति थी और जो विरासत वाली राजनीति की बात कर रहे थे, हालांकि विरासत तो मैक्सिमम चली गई एकनाथ शिंदे के साथ, वह पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और संजय राउत जैसे नेता जो हैं वो नेफ्ट में चले जाएंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं। और मुझे लगता नहीं कि संजय राउत को कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी किसी भी कीमत पे। संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी क्यों राज्यसभा चली गई और नेता हो गई, ये कैसे हो गई, अब आज तक समझ में नहीं आया किसी को। मतलब क्या क्या गुण है, टीवी पे बैठ करके शराब पी करके बोलती है। इसी के पार्टी के नेता, इसी के पार्टी के प्रवक्ता, मतलब उद्धव ठाकरे के पार्टी के प्रवक्ता, उसके बारे में क्या क्या अनाप शनाप बोलते रहते टीवी पे और यूट्यूब चैनल पे बैठ करके, बेडरूम पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स। हालांकि फैमिली के लोग देखते हैं, इसलिए मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप खुद ही समझदार है, समझ लीजिए। तो उद्धव ठाकरे को धोखा देने वाला है फिर से संजय राउत, पहली चीज। और ये जो उठा पटक चल रही है, ये मुझको लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति को अब फिर से 360 डिग्री पूरी तरीके से चेंज कर देगी। और कांग्रेस का उद्धार होना या कांग्रेस का रिवाइवल होना महाराष्ट्र में एक तरीके से वह बंद हो जाएगा, वो अब खत्म हो जाएगा। और एक स्टेट और जहां से चंदा आना भी मुझको लगता है कांग्रेस का बंद हो जाएगा। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस, कंटेंट, फैक्ट्स इस चैनल के पसंद आते हैं तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।